So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom. ICT Virtual Classroom के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स के ऊपर, कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान। प्रीवियस क्लासेस में हम डिस्कस कर रहे हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म को, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व को। सो आज की क्लास में भी इसको ही हम कंटिन्यू करेंगे और कुछ नई बातों को सीखेंगे। लास्ट क्लास में हमने चल कुंडलीय धारा मापी यानी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में समझा। आज की क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम आज की क्लास में करेंगे। उम्मीद करता हूं आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। छोटे क्वेश्चन जो इस पेपर से पूछे जाते हैं 1 नंबर 2 नंबर में, है ना, उनके ऊपर आज डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस रहेंगे हमारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, जो कॉन्सेप्ट हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो 1-2 नंबर के क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं इससे, वो मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट है, चुंबकशीलता। चुंबकशीलता का मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखें। का मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखें। आंसर, चुंबकशीलता जिसको हम कहते हैं परमिएबिलिटी का मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। और इसकी जो विमा होती है वो कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे? बल बटे न्यूटन हो गया क्या, बल, और एम्पियर स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर। तो ये बन जाएगा एम एल टी माइनस 2 ए माइनस 2। नोट डाउन करेंगे। चलिए, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, एक गतिशील इलेक्ट्रॉन, एक गतिशील इलेक्ट्रॉन कौन कौन से बल क्षेत्र उत्पन्न करता है। एक गतिशील इलेक्ट्रॉन कौन कौन से बल क्षेत्र उत्पन्न करता है? यदि इलेक्ट्रॉन स्थिर हो तब वह किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न करेगा? का क्षेत्र उत्पन्न करेगा। आंसर, एक गतिशील इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट पार्ट, एक गतिशील इलेक्ट्रॉन 2 प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न करता है। 2 प्रकार के क्षेत्र, और वो क्षेत्र कौन कौन से हैं? वो क्षेत्र है चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र। उत्पन्न करता है। ठीक हो गया। गतिशील रहेगा तो 2, और अगर स्थिर रहेगा तो 1। स्थिर रहेगा तो 1। तो सेकंड पार्ट का आंसर होगा, स्थिर इलेक्ट्रॉन केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में उसकी दिशा के लंबवत गति करते इलेक्ट्रॉन का पथ वृत्ताकार क्यों हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र में उसकी दिशा के लंबवत गति करते इलेक्ट्रॉन का पथ वृत्ताकार क्यों हो जाता है? हमने ये देखा था कि अगर ये सपोज कोई चुंबकीय क्षेत्र है ना, और इसमें अगर कोई इलेक्ट्रॉन आ जाता है यहां से, ठीक है, लंबवत इस तरीके से, तो ये क्या करता था, इसमें ऐसे गोल गोल घूमने लग जाता था। आता तो इधर से था, डायरेक्शन तो इसकी ये रहेगी, है ना, पर ये जैसे चुंबकीय क्षेत्र में जाएगा तो क्या करेगा, गोल गोल घूमने लग जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता था, ऐसा क्यों होता था, इसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र में उसकी दिशा के लंबवत गति करते इलेक्ट्रॉन का पथ वृत्ताकार क्यों हो जाता है? चलिए, तो इसका पथ वृत्ताकार क्यों हो जाता है ये हमसे पूछा जा रहा है, तो लिखेंगे इसके आंसर में, चुंबकीय क्षेत्र में यानी मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन की गति के लंबवत एक बल कार्य करता है। कॉमा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन के वेग की यानी वेलोसिटी की केवल दिशा बदलती रहती है। केवल क्या बदलती रहती है? दिशा। तो ये चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा, बस इस इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को चेंज करता रहेगा, डायरेक्शन को चेंज करता रहेगा और कंटिन्यूअसली करता रहेगा। ठीक है, लेकिन जो उसका मैग्नीट्यूड है, लेकिन जो उसकी चाल है, जो उसका परिमाण है, स्पीड नियमित रहती है। नियमित, या फिर ऐसा मान के चलिए इसको हम लिखते हैं समान बनी रहती है। ठीक है, तो चाल वही है लेकिन दिशा बदल रही है। ठीक है, ऐसा हमने कहां देखा है? ऐसा केवल वृत्तीय मार्ग पर ही संभव है। सरल वृत्तीय गति हमने पढ़ी थी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की स्पेशलिटी ये होती है कि कोई अगर कण, कोई अगर वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर गति कर रहे हैं या कर रहा है, एक समान गति कर रहा है, तो उसकी चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन हर बिंदु पर उस वस्तु की दिशा, गति की दिशा बदलती रहती है। तो इसीलिए यहां पर भी वही हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के वेग की जस्ट दिशा बदल रही है लेकिन चाल जो है समान है, इसीलिए उसने वृत्तीय पथ जो है वो ले लिया। नोट डाउन करेंगे। चलिए, यहां तक की बात समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हमने यहां पर दो यूनिट, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की यूनिट जो है स्थिर वैद्युतिकी,
जो हमारी पहली यूनिट थी, ये हमारी यूनिट 1 थी, और इसके बाद हम अभी यूनिट 4 पे, चौथे नंबर की यूनिट, जो कि है मैग्नेटिज्म या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट बोल लीजिए, है ना, जिसमें हमारे चैप्टर का नाम क्या है, गतिमान आवेश है। तो यहां पर आप दो चीज देखना, सिमिलैरिटी है दोनों की। स्थिर वैद्युतिकी में हम क्या पढ़ते हैं, विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के डिस्कस करते हैं। यहां हम चुंबकीय क्षेत्र को डिस्कस कर रहे हैं। जिस तरीके से वहां पर विद्युत क्षेत्र को बनाने वाला जो सोर्स, जो स्रोत होता था, वो होता था आवेश Q, है ना। यहां पर जो स्रोत है वो है, वो क्या है, धारा, करंट। करंट के कारण ही तो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। जिस तरीके से वहां पर हमारे पास कूलाम का नियम था, बहुत ही बेसिक, सबसे पहले जो हमने कूलाम का एक एक्सपेरिमेंटल लॉ देखा था, यहां भी हमने एक लॉ देखा जिसको हमने बोला बायो-सेवर्ट्स लॉ। जिस तरीके से वहां पर हम गॉस का नियम देखते थे, है ना, चीजों को आसान करने के लिए, ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पर एम्पियर के परिपथीय नियम देखते हैं। तो ये सिमिलरिटी है इन दोनों यूनिट्स में। ये क्या है, समानता है इन दोनों यूनिट में, और इनमें कुछ अंतर भी है। तो यहां पर आपसे पूछा जा सकता है कि जो कूलाम नियम है और बायो-सेवर्ट का नियम है, इसमें क्या अंतर है या फिर क्या समानता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उसको लेकर के है। लिखेंगे बायो-सेवर्ट नियम तथा बायो-सेवर्ट नियम तथा कूलाम के नियम में भिन्नताएं तथा समानताएं लिखिए। ठीक है, सॉल्यूशन, आंसर। तो सबसे पहले बात करते हैं भिन्नताओं की, डिफरेंसेस की। भिन्नताओं की बात करें तो सबसे पहले मैंने जो आपको बताया था, बायो-सेवर्ट नियम किसके बारे में बात करेगा, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, है ना। बायो-सेवर्ट्स लॉ जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, की तीव्रता की गणना करता है। जबकि कूलाम का नियम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करता है बायो-सेवर्ट नियम, कूलाम का नियम वैद्युत क्षेत्र की गणना करता है भाई। ठीक है, पहला तो अंतर ये हो गया। दूसरा अंतर देखिए, मैंने बताया था वहां पर जो स्रोत है
है ना, वो विद्युत क्षेत्र होता है। एक एक लिख लेंगे हम, है ना, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं, एक एक पॉइंट लिख लेंगे। और समानता की बात करें, समानता में हम लोग लिखेंगे व्युत्क्रम वर्ग नियम, है ना। कूलाम का जो नियम है, कूलाम का जो बल है वो F इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, और बायो सेवर्ट के नियम से B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो ये चीज जो है दोनों में सेम है, इसको हम बोलते हैं व्युत्क्रम वर्ग नियम। क्या बोलते हैं? व्युत्क्रम वर्ग नियम। तो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन कौन? दोनों नियम करते हैं, है ना। तो ये समानता है। तो इसमें लिखेंगे दोनों नियम, दोनों नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम, यानी कि इनवर्स स्क्वायर लॉ का पालन या फिर फॉलो करते हैं। चलिए लिखेंगे चलिए एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसके बाद हमारे पास। जानते हैं कि जब भी मैं किसी परिपथ में अमीटर को जोड़ूंगा तो वो कैसे जोड़ूंगा? श्रेणी क्रम में। अमीटर को कैसे जोड़ूंगा? एमीटर को जोड़ूंगा मैं श्रेणी क्रम में, सीरीज में। और वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ूंगा? वोल्ट मीटर को जोड़ूंगा जिन दो बिंदुओं के बीच हमको विभव नापना है उन दो बिंदुओं के बीच, लेकिन समांतर क्रम में। ठीक है। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन है क्यों, ऐसा क्यों करते हैं, क्यों जोड़ते हैं। आंसर, एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? ठीक है। सबसे पहले अगर बात करें एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ने की, एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ने का कारण यह है कि संपूर्ण धारा इससे होकर प्रवाहित हो, संपूर्ण धारा इससे होकर प्रवाहित हो। दूसरा, वोल्ट मीटर के लिए क्या कारण है? वोल्ट मीटर क्या करता है? विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अतः इसे उन बिंदुओं के
समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे दोनों क्वेश्चंस और उनके आंसर। काफी कुछ पार्ट्स को क्लियर कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में मैं बात करूंगा एम्पियर के परिपथीय नियम, एम्पियर क्लोज सर्किट लॉ और एम्पियर सर्किटल लॉ, तो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। इसीलिए नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर बात करेंगे और नेक्स्ट क्लास में आई होप ये चैप्टर जो हमारा कंप्लीट भी हो जाएगा। आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास में जो बातें बताई गई हैं वो आपकी समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी और साथ ही साथ आपने उन्हें नोट डाउन भी किया होगा। ये भी उम्मीद करते हैं कि घर से आप इन चीज़ों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। अगली क्लास में मिलेंगे ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।